जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। तो दोस्तों, हाल ही में ये तो हमें जानने को मिलता है कि 51st सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना जी बन चुके हैं और यहाँ पे 11 नवंबर 2024 से उनका कार्यकाल भी शुरू हो चुका है। बट आज की वीडियो में जानना जरूरी है, इनसे पहले की सीजीआई जो 50th सीजीआई थे भारत के, इनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़ जी। इनके पूरे टेन्योर में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखने को मिले हैं जिसने यहाँ पे एक ऐतिहासिक कदम यहाँ पे अपनाया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कौन कौन से डिसीजंस हैं, क्या इनका पूरा बैकग्राउंड है, एजुकेशनल हो, पर्सनल एक्सपीरियंस हो, हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले हमें क्या खबर देखने को मिलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 51st सीजीआई संजीव खन्ना जी बन चुके हैं और इन्होंने दोस्तों रिप्लेस कर लिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी को, जो क्या थे 50th सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बात करें डीवाई चंद्रचूड़ जी की तो ये 10 नवंबर 2024 को ये रिटायर हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं 11 नवंबर जस्ट इसके अगले दिन संजीव खन्ना जी बन जाता है सीजीआई। इनको नॉमिनेट किसने किया था? तो इन्होंने ही डीवाई चंद्रचूड़ ने किया था। इन्होंने लॉ मिनिस्टर के सामने ये पेशकश रखी थी, सिफारिश रखी थी कि जो सीनियर मोस्ट जज संजीव खन्ना जी है, इनको यहां पे अगला सीजीआई होना चाहिए। बहरहाल, बट अगर मैं संजीव खन्ना जी की भी बात करूं फॉर अ सेकेंड, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत की सीजीआई 6 महीने के लिए ही रहने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों 13 मई 2025 को ये भी रिटायर होने वाले हैं। तो बड़ा कम कार्यकाल देखने को मिलेगा। हो ना हो कुछ आपको बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस इस कार्यकाल में तो नहीं देखने को मिलेंगे, मे भी आगे देखने को मिलेंगे। बहरहाल, अब बात करते हैं दोस्तों कि डीवाई चंद्रचूड़ सिर्फ सीजीआई की नहीं, साथ ही साथ जब ये जज भी थे सुप्रीम कोर्ट के, तो कई सारे अहम फैसलों में ये पार्टिसिपेंट भी रह चुके थे। लगभग बात करें एज अ जज, लगभग 8 साल का आपको इनका पूरा कार्यकाल देखने को मिलता है। ठीक है, 2016 में अगर बात करें, 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट में डेब्यू करते हैं, है ना। और लगभग यहाँ पे 38 बेंचेस के ये दोस्तों पार्टिसिपेंट भी रह चुके हैं। अब बात करते कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक फैसले थे जो आपको एज अ जज या फिर एज अ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर में देखने को मिलते हैं। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण और कंट्रोवर्शियल जजमेंट अयोध्या का जजमेंट, हम सबको पता है 2019 का फैसला राम जन्मभूमि का। तो ये जजमेंट भी आया था, ये भी देखोगे तो इन्हीं के सुप्रीम कोर्ट के जब जज थे तभी आपको ये देखने को मिला था। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था जहां पे बात रखी गई थी कि अयोध्या में हमें जो मंदिर है, राम जन्मभूमि है, इसका यहाँ पे री इनकारनेशन के तौर पे इसको बनाया जाएगा और यहाँ पे कई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी यहाँ पे फायदा दिया गया था। अच्छी बात है। साथ ही साथ बात करें दूसरा फैसला जिसके पार्ट रह चुके हैं, दैट इज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। बात करें 370 की तो 15 अगस्त 2019 का ये साल था जब यहां पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये लाया गया था। इसके तहत आर्टिकल 370 को तो एब्रोगेट किया गया था, बट उसी के जस्ट आगे देखोगे 31 अक्टूबर 2019 में प्रेजेंट रूल भी जम्मू कश्मीर में लगाया गया था और यहां पे फिर जम्मू कश्मीर में और लद्दाख को एक 2 यूनियन टेरिटरी के तौर पे बाइफरकेट भी किया गया था। ठीक है, फॉर्मली बात करो 31 अक्टूबर में हुआ था, बाकी तो 15 अगस्त में हमें देखने को मिलता है सारा फैसला। ये हमें एक फ्रेमवर्क के तौर पे देखने को मिलता है। तो ये बात है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ गे सेक्स। ठीक है, गे को यहाँ पे जो भी गे कम्युनिटी है उनके राइट्स के रिगार्डिंग ये ऐतिहासिक फैसला देखने को मिलता है। सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड ये पहले बात करता था कि जो गे सेक्स है इसको एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे रखा गया था आईपीसी की धारा के अंतर्गत। बट इन्हीं के जजमेंट के अंदर देखोगे दोस्तों आर्टिकल 377 जो आईपीसी का था इसको यहाँ पे स्ट्राइक डाउन कर लिया था और यहाँ पे इसको डीक्रिमिनलाइज कर लिया गया था। मतलब अगर कंसेक्सुअल तौर पे अगर सेम सेक्स अगर रिलेशंस में देखने को मिल रहा है, गे में हो गया, मतलब जो एलजीबीटी कम्युनिटी होती है, तो यहाँ पे क्या है इस फैसले को एक तरीके से हटा दिया गया था और यहाँ पे इनके राइट्स के रिगार्डिंग ये फैसला लिया गया था। अच्छी बात है एज अ ह्यूमन राइट तौर से देखा जाए तो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दैट इज राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी के अंदर देखोगे इन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया था। क्या था दोस्तों
कि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, चलो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, बट किसी भी इंसान का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो किसी के राइट ऑफ प्राइवेसी के अंदर देखा जाए उसको हनन नहीं करना चाहिए। मतलब यहां पे कोई भी इंसान फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पे अगर मेरे प्राइवेसी को क्या कर रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हो आहत कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज गलत है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 21 जो यहां पे बात करता है कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है, ये एक फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू प्राइवेसी को यहां पे मौलिक अधिकार के तौर पे रखा गया था, और यहां पे इस पूरे फैसले में आपको डीवाई चंद्रचूड़ ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहां पे बात करें, दैट इज रिगार्डिंग अबॉर्शन, ठीक है। अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर देखा जाए दोस्तों, इससे पहले जो अबॉर्शन के राइट थे, ये अनमैरिड जो विमेन होती थी या जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल होते थे उनको नहीं दिए गए थे। बट डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले में ये आपको अच्छा फैसला देखने को मिलता है, जहां पे कोई भी जो अनमैरिड विमेन है, जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल है, जो लगभग यहाँ पे 20 से 24 हफ्ते तक प्रेग्नेंट है, वो यहाँ पे अबॉर्शन कर सकती है, ये कर सकता है, जो भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये फैसला भी हमें देखने को मिला इन्हीं के टेन्योर में। बात करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट, दैट इज स्क्रैपिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड ऑफ, हाँ, स्क्रैपिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। देखो, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला स्कीम बड़ा ही क्या था, कंट्रोवर्शियल था। बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कई ने यहाँ पे चंदे अच्छे खासे तरीके से लिए। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड में, कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का एक मामला आ रहा था। ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल नहीं रहा था। मतलब कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहा था और यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था आम जनता को, और खासकर आरटीआई में देखा जाए तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी को किस किस कहाँ कहाँ कंपनी से चंदा आ रहा है, कोई यहाँ पे बात नहीं रखी गई थी। बट ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो चक्कर था, इसको डीवाई चंद्रचूड़ जी के ही लीडरशिप में देखोगे, इसको स्क्रैप कर दिया गया था। कि बोला था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये असंवैधानिक है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये अच्छी डिसीजन है जो इन्होंने यहां पे लिया था। सेकेंड डिसीजन की बात करें जो बहुत ही ऐतिहासिक भी है, दैट इज 1967 का केस, अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1967 में जजमेंट आता है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसको हम माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे सकते हैं। अगर आपको याद हो, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, ठीक है। इससे पहले तो कॉलेज हुआ करता था, 1920 में इसको यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय का टैग मिला था, और इसी में फैसला लिया गया था क्योंकि ये एक एक्ट के थ्रू ये यूनिवर्सिटी बना है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एडेड यूनिवर्सिटी है। अब जो भी हमारे एक्ट है दोस्तों, ये तो संविधान के रेफरेंस से ही है, और हमारा संविधान क्या है दोस्तों, सेक्युलर है। अब अगर ये एक्ट है, ये सेक्युलरिज्म का रिफ्लेक्शन देता है, तो यहां पे हम डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी स्टेटस कैसे दे सकते हैं, जबकि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है? तो हमें बाकी जो ग्रुप्स है, हमें उनको भी यहां पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो इनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया गया था एएमयू को। ये 1967 का केस था, अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये मामला था। इस चीज को भी क्या कर दिया गया था, डीवाई चंद्रचूड़ के यहाँ पे निर्देश में, उनके बेंच में इसको भी हटा दिया गया था। अभी माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू को नहीं मिला है, बट जो 1967 का जो जजमेंट था उसको यहाँ पे क्या कर दिया, ओवररूल कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1986 का जो जजमेंट था, कर्नाटक स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी केस। इसमें बात रखी गई थी कि जो भारत में जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इनको सरकार सीज कर सकती, हड़प सकती है कॉमन गुड के नाम पे या फिर मटेरियल रिसोर्स के नाम पे, है ना। कृष्णा अय्यर जो जस्टिस थे तब के टाइम में, इन्होंने बोला था कि भाई मटेरियल रिसोर्स के नाम पे सरकार किसी की भी जो जमीन है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको सीज कर सकती है। इसको भी ओवररूल कर दिया गया, इसको भी हटा दिया गया। डीवाई चंद्रचूड़ की जजमेंट में ये बात रखी गई है कि ये बिल्कुल क्या है, सही नहीं है। हम किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को मटेरियल रिसोर्स के नाम पे ये सरकार हड़प नहीं सकती है, ये उनका अधिकार है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब उसका अधिकार है। आप यहाँ पे किसी डेवलपमेंट के यहाँ पे रीजन से कि वहां हमें सड़क बनानी है, हाईवे बनाना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके नाम से आप किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो, हमें अयोध्या में देखने को मिलता है। अयोध्या में जब यहाँ पे राम जन्मभूमि यहाँ पे पूरा बनाया गया, अयोध्या बनाया भी गया था, कई डेवलपमेंट्स देखने को मिले थे, पर साथ ही साथ जो भी
जो सड़क थी, जो भी वहां पे आसपास जो लोग रहते थे, घर मकान होते थे, दुकानें होती थी, उसको भी क्या कर दिया गया, सीज करके हटा दिया गया। कंपनसेशन भी नहीं दिया कई लोग को, तो ये नाराजगी थी। और अयोध्या के रिजल्ट भी बताया था कि बीजेपी से लोग नाराज क्यों थे, जबकि वो अयोध्या तो उनका अड्डा था एक तरीके से। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, खासकर डीवाई चंद्रचूड़ के यहाँ पे निर्देश में, कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकता है। खासकर कुछ कंडीशंस है, उसमें फैक्टर्स है, बट ऐसे तो आप मटेरियल रिसोर्स के नाम पे या फिर कॉमन गुड के नाम पे आप नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ ऐतिहासिक फैसले थे जो हमें डीवाई चंद्रचूड़ जब वो जज थे, या फिर अभी वो जब सीजीआई थे 2022 से लेकर 2024 10 नवंबर तक, ये सारे फैसले हमें देखने को मिलते हैं। यहां तक दोस्तों बात नहीं है, इन्होंने जुडिशियल लेवल पे भी कई सारे रिफॉर्म्स लाए हैं, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में। देखो, हमें कई सारी शिकायत रहती है कि जो हमारा जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है, हमारा जो कोर्ट है, इसमें एक तरीके से ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर अभी भी हमें 21वीं सदी में देखने को मिलता है। कागज की कार्रवाई में इतना टाइम लगता है, कभी सुना भी होगा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्यों हो रहा है, बड़ा ही ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे रिफॉर्म के तौर पे आप देखो तो इन्होंने डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स, मतलब जिसको ई कोर्ट बोला जाता है, इसको बड़ा सपोर्ट किया। और इसकी वजह से जो भी कोर्ट के रिकॉर्ड्स थे, जो भी कोर्ट के जो भी प्रोसेसेस फैसले वगैरह होते थे, वो बहुत ही रियल टाइम में बड़े अच्छे से प्रोसेस होने लगे इनके यहाँ पे टेन्योर में। और यहाँ पे ई कोर्ट जैसे प्रोजेक्ट को यहाँ पे अच्छे तरीके से एक तरीके से प्रमोट भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इन्होंने एक्सेसिबिलिटी लाने की बड़ी कोशिश की, जनता में ट्रांसपेरेंसी बने रहे। कई सारे आपको ऑडिट्स देखने को मिलते हैं, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ऑडिट किए गए कि यहाँ पे जो कोर्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जनता, जो कॉमन मैन है, आम जनता, उससे बिल्कुल एक्सेसिबल हो, जनता के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कहीं भी ऐसा कोई धोखाधड़ी वाला स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ कॉमन मैन की बात दोस्तों नहीं है, जितनी भी पर्सन में डिसेबिलिटी लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनको भी बड़ी परेशानी होती है। भाई केस डिले पे डिले होते रहते, बट इनको क्या परेशानी नहीं होती है जो पीडब्ल्यूडी वाले लोग होते हैं। तो इनके रिगार्डिंग में ये ई कोर्ट का स्ट्रक्चर लाया गया, और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे आपको ऑडिट्स वगैरह भी देखने को मिले कि मेक श्योर करते हुए कि जो पूरा मामला है ये आराम से स्मूथली चले सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पूरा आपको इन्हीं के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करें दोस्तों, इन्हीं के टेन्योर में हाल ही में इन्होंने लेडी जस्टिस का स्टैचू है, इसमें आपको रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं। पहले जो हमारी जो न्याय की मूर्ति होती थी, हम पहले बोलते थे हमारा कानून अंधा है, ये पुराना हम सबको याद है, ये फोटो है कि नहीं दोस्तों, ये वाला। इसमें देखोगे जो जस्टिस जो है हमारी लेडी, ये पहले आंखों में पट्टा बांधती थी, है कि नहीं। बात होती थी कानून अंधा है, सबके लिए बराबर है, बट कई सारे इसको क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा, है ना। पहले देखोगे तो लेफ्ट हैंड में आपको तराजू देखने को मिलता था, मतलब वेट्स देखने को मिलता था। और राइट हैंड की बात करें तो जो जस्टिस की मूर्ति होती थी, इसमें आपको तलवार देखने को मिलता था। ये जो तराजू होता था, ये तो बैलेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऑल आर इक्वल। स्वॉर्ड की बात करें, जो तलवार ये रखी रहती थी, ये सिंबलाइज करता था कि जिसने भी यहाँ पे असंवैधानिक काम किया है, उसको पनिशमेंट के तौर से ये सिंबलाइज करता था। और ये पट्टी तो मैंने आपको बता ही दिया, ये बात करता था कि भाई कानून अंधा है, पहले मतलब तब की बात कर रहा हूं, अब तो इसको हटा दिया गया है। अब बात करें नई मूर्ति में हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले तो अब हमें ये मूर्ति इंडियन साड़ी में देखने को मिलती है। पहले ये क्या था दोस्तों, ये ग्रीक कल्चर से इंस्पायर्ड था। अब एक इंडिजिनियस कल्चर, हमने यहाँ पे जो कॉलोनियल मेंटालिटी, जो हमारे कल्चर हुआ करता था कॉलोनियलिज्म का, हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया है ब्रिटिश कल्चर को। और ये जो ग्रीक वाला जो पहले अटायर था, अब इसके बाद अब आपको इंडियन साड़ी में लेडी देखने को मिलेगी। वो सेम है, अभी भी आपको तराजू ही देखने को मिलेगा, बस साथ ही साथ जहां पे पहले तलवार हुआ करती थी हाथ में, अब यहां पे आपको संविधान का किताब, ये मूर्ति देखने को मिलेगी पकड़ते हुए, ठीक है ना। ये कुछ चेंजेस है, और यहां पे कोई भी आपको पट्टी नहीं देखने को मिल रही आंखों में, ये सिंबलाइज करता है कि कानून अंधा नहीं है, अच्छी बात है। अब यहां पे बात करते हैं कुछ एकेडमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी की, क्या क्या इनका पूरा रहा है। धनंजय इनका नाम है, अगर कई लोग को नहीं पता है, इनका जो फर्स्ट है वो धनंजय है। तो दोस्तों इनका जन्म होता है मुंबई में 1959 में 11 नवंबर को। देखो 11 नवंबर में इनका जन्म हुआ, और 10 नवंबर को इन्होंने रिटायरमेंट भी ली है, ठीक है। 65 साल की उम्र है, मुंबई में इनका जन्म होता है, महाराष्ट्र में। बात करें दोस्तों तो इन्होंने अपना जो एजुकेशन है ये दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से किया है, और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने लॉ की पढ़ाई हार्वर्ड लॉ स्कूल यूएस से की है, जहां पे इन्होंने एलएलएम और साथ ही साथ डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। इनकी लीगल प्रैक्टिस करियर की बात करूं तो दोस्तों ये पहली बार बॉम्बे हाई कोर्ट के क्या बनते हैं, जज बनते हैं वर्ष 2000 में। अगर पूछा जाए कि पहली बार चीफ जस्टिस किस हाई कोर्ट के बनते हैं, तो ये दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के बनते हैं।
ये कौन सा वर्ष था? ये दोस्तों 2013 का वर्ष था। ठीक है, पहली बार अगर बात करें इनका सुप्रीम कोर्ट में डेब्यू कब हुआ था, तो ये था वर्ष 2016। संजीव खन्ना जी की बात करें जो अभी 51st सीजीआई बने हैं, उनका डेब्यू कब हुआ है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में 2019 में। तो लगभग यहां पे 3 साल का गैप देखने को मिलता है दोनों के बीच में। अब बात करें दोस्तों, इनसे पहले भी इनका पूरा फैमिली देखोगे तो ये दोस्तों लीगल प्रैक्टिसेस में, इवन इनके बेटे भी जुडिशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो पूरा आप देख सकते हो इनका फैमिली बैकग्राउंड जुडिशियल लेवल पे क्या है, एक्टिव रहा है। इनके फादर साहब की बात करूं, इनका नाम था वाई.वी. चंद्रचूड़। ठीक है, इनके फादर साहब की बात करूं तो इनका नाम था वाई.वी. चंद्रचूड़। दोस्तों ये भारत के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अगर मैं इनके टेन्योर की बात करूं तो ये 1978 से लेके 1985 तक, 1978 से लेके 85 तक ये भारत की सीजीआई रह चुके हैं, और ये लॉन्गेस्ट एवर टर्म आपको देखने को मिलता है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है हमारे जुडिशियल पूरे इतिहास में कि पिताजी और यहां पे जो बेटे साहब है, ये जो पेयर है, ये दोनों सीजीआई रह चुके हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ भी सीजीआई थे, और 1978 से लेके 85 तक वाई.वी. चंद्रचूड़ जो उनके फादर साहब थे, वो भी सीजीआई रह चुके हैं। ये आपको बड़ा रेयर देखने को मिलता है। अब ये चीज मान लो कि इनका पूरा फैमिली कितना टैलेंटेड है, प्रॉब्लम्स तो उनके जो रिश्तेदार है उनको आती होगी, है ना। चलो दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट हमें जो फैसले देखने को मिले डी.वाई. चंद्रचूड़ के टेन्योर में, हमने सब आराम से अच्छे से डिस्कस किया है। क्या इनका पूरा एजुकेशनल एकेडमिक पूरा बैकग्राउंड रहा, सब अच्छे से हमने बात की है। अब दोस्तों आपके लिए सवाल है, आपको मुझे बताना है कि हाल ही में ऑस्ट्रा हिंद एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भारत और किस कंट्री के बीच हुआ है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।